नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और आपका लेसन 8 में कई जो है मृदा, इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। आधा पाठ इसका अपने पहले कर चुके हैं कि मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं, बलुई मृदा कौन सी है, दोमट कौन सी है, ये प्रकार कौन सी फसल बोई जाती है आदि। आधा जो पाठ है इस पाठ का लगभग अपने कर चुके हैं और आगे के इसके गुणों के बारे में अपने पढ़ना है। तो देखो, मृदा के गुण। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। आइए अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। पहला जो है उसमें देखो कि मृदा में जल अंतःस्रवण दर। बूजो और पहली ने क्या किया, 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर माप के 2 वर्ग अंकित किए। वर्ग जानते हो कि जिसकी चारों भुजाएं, मतलब ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है और ये वाली भी 50 है, कि चारों ये क्या है 50-50 है। इस प्रकार के 2 वर्ग अंकित किए, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। एक तो घर के फर्श पर बना लिया, दूसरा कहाँ बना लिया, कच्ची सड़क पर। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2 समान माप की बोतलों को पानी से, जैसे 2 लीटर की दोनों ले ली, 1 लीटर की ले ली, चाहे कैसे भी ले ली, उन्होंने एक ही समय पर, मतलब 2 जने खड़ गए, एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों को एक एक बोतल पानी डाल दिया। एक इस पर डाल दिया, एक दूसरे बोतल पर वर्ग पर पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा जो पानी है वर्ग की सीमा से बाहर बह गया। पक्का फर्श है तो उस पर तो पानी क्या हो जाएगा, इधर उधर दूर तक फैलेगा और अवशोषित नहीं होगा। फर्श पानी को इतना अवशोषित नहीं करती, थोड़ा बहुत करती है। लेकिन कच्ची सड़क पर जहाँ पे रेत है वहाँ पर जो पानी डाला वो क्या होता है, नीचे बहुत ज़्यादा अवशोषित होता है। जितनी ज़रूरत है उतना अवशोषित होने के बाद पानी बहना प्रारंभ करता है। तो बोतल पानी है वो तो अवशोषित हो ही जाएगा, तो वो आराम से अवशोषित हो गया। इसके बाद बूजो को आश्चर्य हुआ कि दोनों वर्गों में पानी के अवशोषण में अंतर क्यों था। तो यह आप आसानी से, जो पक्की फर्श है वो पानी को अवशोषित नहीं करती, बहुत कम करती है। इसके बाद क्रियाकलाप 9.4 देखो कि इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल, जितने भी छात्र हैं 3 समूह बना लिए उन्होंने। दलों को नाम दे दिया ABC। आपको यह मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है। आपको एक खोखले बेलन या पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करे और ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर विचार कर सकते हैं। आपको ये मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, खोखले बेलन या पाइप का प्रयोग कर सकते हैं। देखो कि यदि संभव हो तो एक माप के 3 छोटे टिन के डिब्बे भी आप ले सकते हो, जिनकी तली को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। नहीं तो कोई भी पाइप ले लो, किसी का भी यूज़ कर सकते हो। जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहाँ पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई पर तो दर्शाकर लगा दे। कम से कम नीचे कितनी जानी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए और 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर लें, टाइम को देख लें। जब आपने क्या किया, पानी डालना उसके अंदर शुरू किया है, उस समय के टाइम को देख लें। जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित या अंतःस्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए और यह ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी न तो छलके और न ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। अंतःस्रवण जो दर है कि जल की मात्रा और बटा में अंतःस्रवण अवधि, कि जल की मात्रा आपने कितना पानी डाला है और नीचे उसमें कितना समय लगा है। उदाहरण के लिए देखो कि 200 ml जल के लिए और टाइम कितना लगा, 20 मिनट, तो 200 बटा में 20 मिनट। अपने दल द्वारा दिए गए मृदा के नमूनों में अंतःस्रवण दर की गणना कीजिए और फिर आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि किस में कितना अंतःस्रवण दर है।
ए की ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है या सी की ज़्यादा है। इसके बाद देखो मृदा में नमी। क्या आप कभी ग्रीष्मकाल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत या खुले मैदान से गुजरे हैं? संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंप दीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु ऊपर की वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है। और ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप द्वारा हम अपना उत्तर जानने का प्रयास कर सकते हैं। क्या करो, एक क्वथन नली लीजिए, उसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए और इसे कुछ समय तक किसी लो पर गर्म कीजिए और क्वथन नली का प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है? गर्म करने पर जो पानी है वो भाप के रूप में ऊपर की ओर उठता है और इस क्वथन नली के चारों तरफ बूंदों के रूप में हमें क्या देता है? दिखाई देता है। गर्म करने पर जो मृदा में से जो जल है वो वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी वितरित दीवार पर वो क्या हो जाता है? संघनित हो जाता है। यहाँ पर वह क्या होता है? हमें बूंदों के रूप में दिखाई देता है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली से बाहर निकाल लें और इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो और दोनों के बीच के अंतर को नोट करें। मृदा द्वारा जल का अवशोषण। क्या सभी प्रकार की जो मृदा है वो समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? नहीं, अलग अलग प्रकार की मृदा जल का अवशोषण भी क्या करेगी? अलग अलग प्रकार से ही करेगी। अलग अलग प्रकार की जो मृदा है वो जल का अवशोषण क्या करेगी? अलग अलग प्रकार से करेगी। कि जैसे क्रियाकलाप 9.6 लिया कि प्लास्टिक की एक कीप लीजिए, फिल्टर पत्थर लेकर उसे मोड़कर कीप में लगा दीजिए। फिर क्या कीजिए कि किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तोलकर, पाउडर ले लो उसका 50 ग्राम तोलकर, फिर उसको डालकर उसमें पानी डाल लो। देखो कि कितना पानी वो क्या करती है? अवशोषित करती है। उतना पानी डालो कि वह अवशोषित कर ले और उसके बाद पानी वहाँ उसमें घूमे ना। इस प्रकार आप अलग अलग प्रकार की मृदा लेकर चेक कर सकते हो कि कौन सी मृदा कितना पानी लेती है। इसके बाद देखो आप इसका वो निकाल सकते हो अवशोषित करने का U - V बटा में 100। U तो क्या है? उस सिलेंडर का आरंभिक आयतन है, V जल का अंतिम आयतन है कि कितना पानी उसमें डाल दिया। उसके बाद मृदा द्वारा अवशोषित किया गया होता है उसे U - V घटाकर निकाल सकते हैं। तो इस सब क्रियाकलाप के द्वारा किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे अधिक है, किसकी सबसे कम है, इस प्रकार आप सभी में अंतर सभी क्वेश्चनों के उत्तर जान सकते हो। किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुंचेगा? किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम? क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भौम जल तक पहुंच जाए? इसके बाद मृदा और फसलें की अलग अलग जो फसलें हैं वो अलग अलग प्रकार की मिट्टी के अंदर ही ज़्यादा उत्पादन देती है। एक ही मिट्टी के अंदर अपनी सारी प्रकार की फसलें नहीं बो सकते। मृदा और फसलें इसके अंतर्गत यही बताया गया है कि एक ही प्रकार की मिट्टी के अंदर अपने सभी प्रकार की फसलें नहीं बो सकते। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की जो मृदा पाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में मृण्मय और कुछ में दुमटी होती है तो अन्य में बलुई मृदा पाई जाती है। तो पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। तो ये कुछ प्रमुख जलवायवीय कारक है जो मृदा परिषेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायवीय कारक मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति और फसलों की किस्मों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। देखो जो मृण्मय और दुमती मृदा है दोनों ही गेहूं और चने जैसे फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सी? दोनों ही उपयुक्त है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। धान के लिए मृत्तिका और जैव पदार्थ से समृद्ध अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाए। इसके बाद देखो आपको क्या दिया है कि ग्राम और किलोग्राम वास्तव में किसके मात्रक हैं? द्रव्यमान के मात्रक हैं। दोनों ही किसके मात्रक हैं? द्रव्यमान के।
कि 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम बार होता है और 1 किलोग्राम वस्तु का भार 1 किलोग्राम बार होता है। ये दोनों ही द्रव्यमान के मात्रक है। मेन चीज यही है कि ग्राम और किलोग्राम दोनों ही किसके मात्रक है? द्रव्यमान के मात्रक है। कपास के लिए जो मृदा होती है वो बलुई दोमट या दोमट मृदा मतलब मिक्स हो, बलुई दोमट मिक्स हो या फिर अकेली दोमट हो, ये दोनों ही किसके लिए उपयोगी है? कपास के लिए। इनमें क्या होता है? जल की निकासी आसानी से हो जाती है, जो पर्याप्त परिणाम में वायु को धारण करती है। ये जल की निकासी भी आसानी से कर देती है। बलुई दोमट या दोमट ये किसके लिए उपयोगी है? कपास के लिए। गेहूं जैसी जो फसलें हैं ये मृणमय मृदा में उगाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। मृदा के प्रकारों और उसमें फसलों के बारे में आप आसानी से पढ़ सकते हो। एक केस का अध्ययन है कि जॉन, रसीदा और राधा तीनों मध्य प्रदेश के किसी मालवीय घर में गए। लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। तो उन तीनों ने जो आपस में बातचीत की उसके बारे में बताया गया है। जॉन कहता है कि आप मिट्टी कहाँ से लाए? तो दादा कहते हैं कि हम किसी बंजर भूमि से कौन सी मिट्टी लेकर आए? काली मिट्टी। तो राधा कहती है कि हम मिट्टी को तैयार कैसे कर सकते हैं या किया जा सकता है? तो दादा कहते हैं कि सूखी मिट्टी को क्या करो, किसी टंकी में डाल लो, उसमें कंकड़ पत्थर सारे निकाल लो, उसके बाद उस मिट्टी को कितने घंटे के लिए? 8 घंटे के लिए भिगो दो और इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंथ लो और गूंथी हुई मृदा को चाक पर रखकर आप कोई भी आकार दे सकते हो। तो इससे आपको उत्तर मिल गया कि जो भी सुराही, मटका या कुल्हड़ बनाया जाता है तो इसमें कौन सी मिट्टी यूज होती है? काली मिट्टी। तो फिर रसीदा कहती है कि मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? तो दादा कहते हैं कि पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद क्या होती है? जल जाती है और जिसमें जो छिद्र बचते हैं ना मिट्टी में वो फिर नहीं बचते और जो जल है पानी अपने भरे मटकों में तो वो बाहर ना निकले, इसीलिए वो सारे छेद क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है कि जल, पवन, बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। कि बारिश होती है तो वो क्या होती है? पानी के ऊपर ही, पानी के साथ ही बह जाती है ना मिट्टी, उसे कहते हैं मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए कि एक तो खाली स्थान पर बारिश होगी तो वहाँ की जो मिट्टी है वो ज़्यादा पानी के साथ बहेगी, लेकिन यदि पेड़ पौधे लगे होंगे तो मिट्टी, वहाँ की मिट्टी कम बहेगी, तो मृदा अपरदन क्या होगा? कम होगा। तो मृदा के प्रकार और उसमें कौन सी फसल उगाई जा सकती है? कपास के लिए कौन सी? दोमट या बलुई दोमट। इसी प्रकार अन्य फसलों के लिए भी जो है। तो ये आपका जो पाठ था वो पूरा हुआ। धन्यवाद।